नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 फरवरी सन 2025। आज के दिन महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान यानी शाही स्नान किया जाएगा। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 3 और 4 फरवरी को इन जिलों में होगी बारिश, बताएंगे आज का ताजा मौसम का हाल। हरियाणा में बदल गए नियम, इन लोगों को रद्द होगा परिवार पहचान पत्र, जानेंगे पूरी अपडेट। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, आखिर कैसे उठाएं लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दे पाएंगे गवाही, कोर्ट में जाने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, भूलकर भी न करें ये गलती। अनिल विज बोले बड़ौली इस्तीफा दें, कहा गैंगरेप का आरोपी कैसे ले सकता है महिलाओं की मीटिंग, CM की कमी टाइम आने पर बताऊंगा। हरियाणा रोडवेज की श्रद्धालुओं को सौगात, गुरुग्राम से प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवा हुई शुरू। कार मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्दी लागू होने जा रहा है ये नियम, बताएंगे पूरी खबर। बजट पर किसान भड़के, जगजीत डल्लेवाल बोले MSP पर कोई राहत नहीं, मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा आमरण अनशन। लगातार घटती कपास की खेती को केंद्रीय बजट से मिल सकती है संजीवनी, 5 साल का मिशन तय। हरियाणा में नए जिले, तहसील, सब तहसील के पुनर्गठन को लेकर आई बड़ी अपडेट। खाटू श्याम भक्तों के लिए आई जरूरी सूचना, इस दिन बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। और CUET PG 2025 की रजिस्ट्रेशन डेट आगे बढ़ी, 8 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई, मार्च में होगा एग्जाम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के विभिन्न जिलों में रविवार को मौसम परिवर्तनशील रहा। कई स्थानों पर कोहरा, बादलवाई और ठंडी हवाओं ने तापमान में उतार चढ़ाव लाया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फरवरी के पहले पखवाड़े में 3 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव की संभावना है। महेंद्रगढ़ में रविवार सुबह हल्का कोहरा और बादलवाई देखने को मिली, तो वहीं मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे फसलों को लाभ मिलेगा, लेकिन अधिक कोहरा सरसों की फसल के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। भिवानी में हल्का कोहरा और ठंडी हवाओं के कारण लोग ठिठुरते हुए नजर आए। चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा में दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात के तापमान में वृद्धि की संभावना है। किसानों के लिए यह बदलाव गेहूं की फसल के लिए अनुकूल हो सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने 3 फरवरी को 13 जिलों में और 4 फरवरी को प्रदेश के 11 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। IMD चंडीगढ़ का कहना है कि सोमवार यानी आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, जींद, करनाल, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी और भिवानी शामिल है। वहीं 4 फरवरी को कैथल, जींद, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रोहतक और पानीपत में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके बाद 5 और 6 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। अगर आप बेरोजगार हैं और इन दिनों नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल में चपरासी व चौकीदार के पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तिथि 13 फरवरी 2025 रहेगी। इंटरव्यू की तिथि 3 मार्च से लेकर 11 मार्च 2025 तक चलेंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी विषय सहित 8वीं पास होने आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर पढ़ लें। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गवाहों को कोर्ट जाकर गवाही देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपने बयान दर्ज करा सकेंगे। सरकार द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर मानकों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी जिला न्यायालय, अन्य न्यायालय, मध्यस्थता केंद्र, राज्य विविध सेवा प्राधिकरण और जिला विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय और सेक्टर 17 के नए हरियाणा सिविल सचिवालय में भी गवाही की प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, आयोग और ब्यूरो के राज्य मुख्यालयों में भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार ने गवाहों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा भवन, सभी मंडलायुक्त कार्यालयों, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, तहसीलों, पंचायत कार्यालयों, पुलिस विंगों, जेलों, सरकारी अस्पतालों, महाविद्यालयों और सरकारी साइबर प्रयोगशालाओं में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की व्यवस्था की गई है। इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद अधिकारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, पुलिसकर्मी या फिर कोई अन्य व्यक्ति नजदीकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जाकर गवाही दे सकेगा। इससे न केवल सरकारी खर्च में कमी आएगी, बल्कि गवाहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
हरियाणा के बिजली एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने रविवार को लगातार तीसरे दिन अपनी ही सरकार के मुखिया यानी सीएम नायब सिंह सैनी पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी निशाने पर लिया। रविवार को सोनीपत पहुंचे अनिल विज ने कहा कि मोहनलाल बड़ौली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पर आईपीसी की धारा 376D यानी महिला से गैंगरेप के आरोप हो, वह महिलाओं की मीटिंग किस तरह ले सकता है। अब हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेशाध्यक्ष नहीं रह सकता। विज ने कहा कि हमारे बड़े बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे थे, आडवाणी पर भी आरोप लगे थे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मोहनलाल बड़ौली उनसे बड़े तो नहीं है, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पार्टी की पवित्रता सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बड़ौली को तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि बड़ौली खुद को निर्दोष बता रहे हैं, गवाह ने भी यही कहा, लेकिन जब तक पुलिस निर्दोष साबित नहीं कर देती तब तक त्यागपत्र दे देना चाहिए। अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी को लेकर कहा कि अगर उनके नेतृत्व में कोई कमी है तो टाइम आने पर बताएंगे। रविवार दोपहर अनिल विज ने रोहतक के बिजली घर पर रेड कर दी। वहां वे शिकायत ऑफिस में जाकर लोगों की कंप्लेंट चेक करने लगे। इस दौरान अधिकारी तर्क देने लगे तो अनिल विज भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं फील्ड का आदमी हूँ, एसी में बैठने वाला नहीं। मैंने सारी जिंदगी धूप में बिताई है, मुझे एक एक चीज का पता है। मैं अनिल विज हूँ, मैं तो इनकी लाइन ही काट दूंगा। लोगों का काम पहले होना चाहिए। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आज यानी 3 फरवरी को अनशन करते हुए 70 दिन हो गए हैं। डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, हालांकि उनकी देखरेख के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौजूद है। बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून जैसे किसानों की मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वह अपना अनशन जारी रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी शनिवार को बजट पारित किया है। इसे लेकर भी किसानों ने निराशा जताई है। किसानों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पारित बजट में एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी का जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक यानी 3 महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। 11 फरवरी को रतनपुरा मोर्चे पर, 12 फरवरी को दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर किसानों की बड़ी महापंचायत होगी। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बैठक की जा रही है। बता दें कि 13 फरवरी 2024 को किसानों ने फसलों की एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। हरियाणा वासियों के लिए काम की खबर है। हरियाणा से पलायन कर चुके या फिर लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों का अब परिवार पहचान पत्र रद्द होगा। परिवार पहचान पत्र नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या फिर परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो भी फैमिली आईडी को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया पहचान प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी के समक्ष किसी भी सदस्य को PPP यानी परिवार पहचान पत्र से बाहर करने का अनुरोध करता है तो भी संबंधित सदस्य का PPP नंबर रद्द हो जाएगा। प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने फैमिली आईडी से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। साथ ही डाटा लीक होने से रोकने के लिए भी सरकार ने एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। सिर्फ सरकारी योजना, सब्सिडी सेवा और लाभ लेने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में वेरिफिकेशन के डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य की जाति की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। अगर परिवार पहचान पत्र में किसी भी सदस्य की जन्म तिथि में कोई गलती है तो उसे भी ठीक कराने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामलों में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा आमजन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर फैमिली आईडी में रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सकता है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक ने साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए तरीकों से सतर्क रहने की सलाह दी है। महत्वपूर्ण सावधानियों की बात करें तो फर्जी लिंक पर क्लिक न करें। बैंक कभी भी ईमेल, मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए लिंक नहीं भेजता है। किसी भी संदिग्ध लिंक को ओपन न करें। साथ ही OTP और पासवर्ड साझा न करें। कोई भी बैंक अधिकारी आपसे OTP, पासवर्ड या पिन नहीं पूछेगा। संदिग्ध कॉल और मैसेज से भी बचें। किसी भी अनजान नंबर से आए बैंकिंग संबंधी कॉल या फिर मैसेज का जवाब न दें। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें। बैंकिंग सेवाओं के लिए www.pnbindia.in का ही इस्तेमाल करें। फर्जी निवेश योजनाओं से बचें। यदि कोई वेबसाइट कम समय में आपको पैसा डबल करने का दावा करती है तो वह फ्रॉड हो सकता है। संदिग्ध ट्रांजैक्शन की सूचना तुरंत PNB कस्टमर केयर या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर दें। अपने बैंक खाते की नियमित रूप से जांच करते रहें और अनजान ट्रांजैक्शन मिलने पर तुरंत रिपोर्ट करें। अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर अच्छे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। ऑनलाइन बैंकिंग में सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कोई भी अनजान कॉल, मैसेज या फिर ईमेल पर विश्वास करने से पहले जांच अवश्य करें।
हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के गरीब और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन श्रेणी के महिलाओं को मिलेगा। आवेदिका की आयु की बात करें तो 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदिका हरियाणा के स्थायी निवासी होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यदि आवेदिका पहले से भी किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध करवाया गया है। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो हरियाणा परिवार पहचान पत्र यानी PPP, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज चाहिए होंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यदि आप पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो socialjustice.hry.gov.in पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को विधानसभा के आगामी बजट सत्र के बाद लागू किया जा सकता है। केंद्रीय बजट में सरकार ने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन तय किया है। कपास को बढ़ावा देने का मकसद कॉटन उद्योग को दोबारा से जीवन प्रदान करना है। कॉटन उत्पादन में हरियाणा में सिरसा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के साथ लगते इलाहाबाद, चोपटा, डबवाली में बड़े स्तर पर कपास की खेती की जाती है। इसके बाद फतेहाबाद और हिसार का नंबर आता है। पिछले 3 से 4 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो किसानों का कपास की खेती से मोह भंग हो चुका है। साल 2024 यानी पिछले साल 1 लाख एकड़ भूमि पर किसानों ने कपास की जगह इतने बड़े स्तर पर किसानों की कपास की फसल से दूरी बनाने के कारण कृषि अधिकारियों की भी चिंताएं बढ़ गई थी। अब बजट घोषणा से किसानों के दोबारा इस कॉमर्शियल फसल की तरफ लौटने की उम्मीद जगी है। गत वर्षों में कई तरह की योजनाएं लाने के साथ साथ देसी कपास पर सब्सिडी तक देकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन गुलाबी सुंडी, मौसम परिवर्तन और सफेद मक्खी के कारण किसान नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं थे। बेहतर भाव और फसल नहीं होने से किसानों के लिए कपास की खेती घाटे का सौदा बनती जा रही थी। साथ ही किसानों का कहना है कि कपास उत्पादन किसान पिछले 5 से 6 साल से घाटे सह रहे हैं। देसी कपास का बीज पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कपास का उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना का कोई औचित्य नहीं बनता है। सरकार को नकली बीज, खाद, दवाइयों पर रोक लगानी चाहिए और सही समय पर खाद, बीज, सिंचाई का पानी मुहैया करवाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इस कार्य योजना का हश्र भी पिछली योजनाओं की तरह ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरियाणा रोडवेज ने विशेष बस सेवा शुरू की है। अब गुरुग्राम के श्रद्धालुओं को निजी टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को भारी भरकम किराया नहीं देना पड़ेगा। 1 फरवरी से गुरुग्राम बस अड्डे से महाकुंभ के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं, जिससे यात्रा आसान और किफायती होगी। इस बस सेवा की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम रोडवेज ने इसे शुरू किया है। इस विषय में जानकारी देते हुए रोडवेज GM प्रदीप अहलावत ने बताया कि यह बस हर रोज शाम 6 बजे गुरुग्राम बस अड्डे से प्रयागराज के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह वहां पहुंचेगी। वापसी में यही बस शाम को प्रयागराज से चलेगी और अगले दिन सुबह गुरुग्राम पहुंच जाएगी। इस सेवा का एक तरफ का किराया 980 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को बस अड्डों के भीतर बने काउंटर से ही टिकट लेना होगा। फिलहाल इस बस सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बस में पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं और निकट भविष्य में श्याम जी के दरबार में दर्शन करने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए काम की हो सकती है। खाटू श्याम मंदिर के कपाट विशेष पूजा और तिलक के चलते कुछ समय के लिए बंद रहने वाले हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस बारे में आधिकारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में श्याम भक्तों को सूचित किया गया है कि 4 फरवरी 2025 को विशेष सेवा पूजा और तिलक होने के चलते मंदिर के कपाट 3 फरवरी 2025 रात 9:30 बजे से लेकर 4 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कमेटी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस समय के बाद मंदिर में दर्शन करने आएं और व्यवस्था में सहयोग करें। खाटू श्याम जी के भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दूर दूर से लोग बाबा श्याम के दरबार में आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सिफारिश की है कि सभी वाहनों के लिए वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया जाए। इस प्रस्ताव के तहत जिन वाहनों के पास वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, उन्हें पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी भरवाने या फास्टैग खरीदने, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जो कम से कम 3 महीने की अवधि का होना चाहिए। यह बीमा किसी भी दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक होता है। हालांकि भारतीय सड़कों पर लगभग आधे से अधिक वाहन बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना और दुर्घटनाओं के मामले में तीसरे पक्ष को उचित मुआवजा सुनिश्चित करना होता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो वाहन मालिकों को अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें उपरोक्त सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना 4000 रुपए तक बढ़ सकता है। इसलिए यदि आपके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो इसे शीघ्रता से करवाना न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि सड़क सुरक्षा और संभावित वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हरियाणा में प्रशासनिक इकाई जैसे मंडल, जिला, उपमंडल, तहसील, सब तहसील, ब्लॉक्स, पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के संबंध में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी की बैठक 4 फरवरी 2025 को हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल पर होगी। बैठक में सदस्य के रूप में शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहेंगे। श्री कृष्णलाल पंवार की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की सब कमेटी की पिछली बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिसमें महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गांव को उप तहसील सतनाली में और जिला रेवाड़ी के गांव बेरली कला को उप तहसील पालावास से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल किया गया। इसी प्रकार जिला यमुनानगर के गांव गुंदियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में, तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 15, 15A, सेक्टर 16A को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में सेक्टर 21A तथा B को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में शामिल करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। आगामी यानी 4 फरवरी को होने जा रही बैठक में भी लोगों से प्राप्त आवेदनों पर कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप में नए जिले, तहसील, उप तहसील के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। देश के 14 राज्यों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते दिन हल्के बादल छाए और धूप कम रही, इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। लद्दाख के कुछ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगले 5 दिनों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत सभी नॉर्थ वेस्ट राज्यों में 2 से लेकर 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में रविवार को फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। 3 फरवरी यानी आज से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के प्रभाव के चलते 3 व 4 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में दोपहर बाद हल्के बादल छाए। जयपुर, सीकर, अलवर में मौसम के बदलाव से यहां दोपहर बाद हल्की ठंडी हवा चली और ठंडक बढ़ गई। हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है। सिरसा के रानिया में घनी तो पलवल, जींद और रेवाड़ी और नारनौल में हल्की धुंध देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान है। बजट के दिन यानी शनिवार 1 फरवरी को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों को वित्त मंत्री से कोई खास उम्मीद दिखाई नहीं दी। सेंसेक्स 5 अंक की तेजी और निफ्टी 26 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बीते हफ्ते के कारोबार में सेंसेक्स ने 1315 अंकों की तेजी दिखाई दी थी। साथ ही मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि बाजारों में तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है। इस दौरान मार्केट को 23,500 व 23,600 के स्तर के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज सेठी के मुताबिक इस रेजिस्टेंस के ऊपर बढ़ने पर बाजार 24,000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है। वहीं बाजार को 23,300 के स्तर पर तत्काल सपोर्ट है। बजट के दिन भले ही बाजार फ्लैट बंद हुआ हो, लेकिन बजट घोषणाओं का असर सप्ताह के दौरान भी देखने को मिलता रहेगा। एनालिस्ट का कहना है कि इसका असर सेक्टर वाइज और शहरों के हिसाब से होगा। नई टैक्स रिजिम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट देकर सरकार खपत को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं FMCG, ऑटो और कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए सकारात्मक होगा। वहीं विदेशी निवेशकों यानी FII की भागीदारी बहुत कम थी, इसलिए सही रिएक्शन सोमवार यानी आज और उसके आगे के दिनों में देखने को मिलेगा। और इसलिए हमें यह समझने के लिए 1 से 2 दिन इंतजार करना होगा कि बाजार ने वास्तव में बजट को कैसे आंका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के रेट सेटिंग पैनल की मीटिंग इस हफ्ते के आखिरी 5 से 7 फरवरी को होने जा रही है और यह नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में पहली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक भी होगी। इन सब पर बाजार की नजर बनी रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।